ओके, तो जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का चैप्टर। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को जो नॉर्मली इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं एससीसी सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के, हम ये सारे स्ट्रक्चर्स उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एंड में पॉइंट्स, डायरेक्शंस एंड प्लेन्स जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें, व्हेन मेटल्स आर कूल्ड बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बेसिकली होता क्या है, हम जब मेटल्स को एक हाई टेम्परेचर पे उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाके उसको कूल करते हैं, तो मेटल्स जब कूल डाउन हो रहे होते हैं तो वो खुद को एक ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर खुद को फॉर्म कर लेते हैं। और एक तीसरा पॉइंट जो है कि सेवरल पैकिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। सेवरल पैकिंग अरेंजमेंट्स इसलिए पॉसिबल होती हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हमारा मेटल हमेशा एक तरीके से कूल डाउन करे। कभी रैपिड कूलिंग होती है, कभी किसी दूसरे फॉर्म की कूलिंग होती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कूलिंग प्रोसेस आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंजेस। इसी वजह से हमारा कभी बीसीसी स्ट्रक्चर भी बन सकता है, एफसीसी स्ट्रक्चर भी बन सकता है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बस रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर या मेटालिक बॉन्ड की लेंथ के ऊपर। जितनी ज़्यादा छोटी मेटालिक बॉन्ड की लेंथ होगी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या हमारा मेटालिक बॉन्ड होगा। अब फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखें, मेल्टेड एटम्स बिगिन टू फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बात हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है और वो जैसे ही अपने फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही होती है तो वो एक सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने लगती है। इसी तरीके से जब हम मेटल को बहुत हाई टेम्परेचर्स पर ले जाते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम उनको कूल करते 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 उनको अपने फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ लेकर आते जाएंगे तो वो एक, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आपको प्रॉपर और परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको उसको रैपिड कूलिंग नहीं करनी होती, उसको स्लोली कूल करना होता है। तो खैर, पॉइंट असल जो इंडिकेट करना चाह रहा है वो ये है कि एटम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कब होते हैं, तो उसका जवाब है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। ग्रुप्स ऑफ दिस एटम्स फॉर्म टाइनी क्रिस्टल्स। हमारे पास रिजल्टेंट जो सॉलिड बन रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इधर बनाऊं तो ये जो पूरा सॉलिड है ये एक्चुअली एक सॉलिड पार्टिकल नहीं है, एक सिंगल पार्टिकल नहीं है। दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ मेनी टाइनी क्रिस्टल्स। अब जिन टाइनी क्रिस्टल्स से हमारा पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उन टाइनी क्रिस्टल्स को हम कहते हैं ग्रेन्स। जैसे अगर मैं इस अपर सरफेस को ले लूँ और इसके ऊपर के टाइनी क्रिस्टल्स को अगर मैं कंसिडर करूँ तो कुछ आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे, ये सारे हमारे ग्रेन्स या टाइनी क्रिस्टल्स जो भी आप कहना चाहें इनको। अच्छा, और ग्रेन्स के बीच की जो बाउंड्री होती है, वो जो दो ग्रेन्स को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही होती है, उस बाउंड्री को कहा जाता है ग्रेन बाउंड्री। अब ये जो दो टाइनी क्रिस्टल्स हैं ये दोनों जब तक ग्रो करते हैं जब तक ये एक दूसरे के एरिया के अंदर नहीं आ जाते। जैसे कि इस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम पढ़ें, टाइनी क्रिस्टल्स ग्रो अंटिल दे इम्पिंज अपॉन एडजेसेंट ग्रोइंग क्रिस्टल। ये एडजेसेंट, अगर मैं इस क्रिस्टल को कंसिडर करूं तो उसका एडजेसेंट ग्रोइंग क्रिस्टल ये वाला होगा। तो जैसे ही ये इसके अंदर इम्पिंज नहीं कर जाता, इसके एरिया के अंदर नहीं आ जाता, ये जब तक ग्रो करता रहता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं, अब हमारे पास चार डेफिनेशंस हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल, एटॉमिक हार्ट स्फीयर मॉडल विच इज़ अ मॉडल ऑफ एटम्स, यूनिट सेल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रिस्टलाइन मटेरियल की अगर बात करें तो अ क्रिस्टलाइन मटेरियल इज अ मटेरियल in which atoms are positioned in a repeating or periodic manner over large atomic distance। कोई भी मटेरियल जिसके अंदर हर कांस्टेंट एटॉमिक डिस्टेंस के बाद एक कोई मैनर रिपीट हो रहा है, कोई भी एटॉमिक सीक्वेंस रिपीट हो रही है, तो वो मटेरियल क्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिडर किया जाता है। दो अजम्पशंस हैं एटॉमिक स्फीयर मॉडल की। पहली अजम्पशन कि जो हमारे एटम्स हैं उनको हम स्फीयर्स के तौर पर कंसिडर करेंगे एंड दो स्फीयर्स विल बी हैविंग वेल डिफाइंड डायमीटर्स।
and the second assumption is that the spheres representing nearest atoms touch each other. जो आपके nearest atoms होंगे, हम जो coordination number के अंदर use करते हैं number of nearest atoms, वो atom को touch कर रहे होंगे. For example, अगर मेरा एक atom ये है which is under observation, तो अगर मैं इसके nearest atoms निकालूं तो वो सिर्फ वही होंगे जो इसको टच कर रहे होंगे. ये वाला एटम इसका नियरेस्ट एटम नहीं है और ना ही ये वाला एटम इसका नियरेस्ट एटम है. तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँ, जो कि हम आगे नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन भी होगी, तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1 2 3 4 ओनली द एटम्स विच आर टचिंग द एटम अंडर ऑब्जर्वेशन, नॉट दिस एटम एंड नाइदर दिस एटम. अब अगर यूनिट सेल की बात की जाए, तो smallest repetitive unit which is the properties of the whole crystal structure and can build the whole crystal structure. तो यूनिट सेल एक एटम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके अंदर पूरे एटम की प्रॉपर्टीज होती हैं. एटम कह लें या इंटायर क्रिस्टल, जो है क्रिस्टल कहना बेहतर होएगा, जिसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर की या पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज होंगी. और अगर हम एक यूनिट सेल के ऊपर दूसरा यूनिट सेल बिल्ड करते जाएं तो इवेंचुअली हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंच जाएंगे जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो यूनिट सेल है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, अगर ये एक एटम है और मैं ये एटम्स कुछ ले लूं, तो अगर मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँगा तो वो 4 होगा. 1 2 3 4. ये और ये एटम इसके नियरेस्ट एटम्स नहीं होंगे क्योंकि दीज आर नॉट टचिंग डायरेक्टली द एटम अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड दीज 4 आर एक्चुअली टचिंग द एटम अंडर ऑब्जर्वेशन, विच मीन्स दैट दीज आर its nearest neighbors and the coordination number of this atom will be 4.